तो 24 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने युद्ध विराम नहीं बढ़ाने की धमकी दी थी, लेकिन ट्रंप ने अपनी ही बात का खंडन करते हुए युद्ध विराम न सिर्फ बढ़ाया बल्कि इसकी नई समय सीमा भी तय नहीं की। एक्सपर्ट्स इसे अमेरिका का सरेंडर मान रहे हैं, क्योंकि अमेरिका युद्ध विराम की बात कह रहा है तो वही दूसरी तरफ ईरान ने अमेरिका को हमले की चुनौती दी है। यानी 39 दिन के युद्ध और 14 दिन के युद्ध विराम ने न सिर्फ ईरान से अमेरिकी सेना का भय खत्म कर दिया है, बल्कि ट्रंप के कूटनीतिक षड्यंत्रों से भी उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को सूचना भेजी थी वो बुधवार को इस्लामाबाद वार्ता में शामिल नहीं होगा। इसके बाद भी वार्ता में भाग लेने की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद ट्रंप ने युद्ध विराम बढ़ाने का ऐलान किया। युद्ध विराम की समय सीमा के बारे में कुछ नहीं बताया। ट्रंप ने कहा कि ईरान के प्रस्ताव भेजने तक युद्ध विराम बढ़ाया गया है। ट्रंप के युद्ध विराम अवधि बढ़ाए जाने का कोई मतलब नहीं है। हारने वाला पक्ष अपनी शर्तें नहीं थोप सकता। घेराबंदी जारी रखना बमबारी से किसी भी तरह अलग नहीं है। इसका जवाब सैन्य कार्रवाई से ही दिया जाना चाहिए। युद्ध विराम बढ़ाना निश्चित रूप से एक चाल है जिसका मकसद किसी अचानक हमले के लिए समय हासिल करना है। अब ईरान के लिए पहल करने का समय आ गया है। दरअसल 39 दिन के युद्ध के दौरान अमेरिका ने ईरान के हर उस हिस्से, हर उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया जिससे ईरान का बुनियादी ढांचा तबाह हो सकता था। ईरानी शहरों को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों पर हमले किए गए, ब्रिज पर बमबारी की गई, पावर स्टेशन से लेकर वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर भी हमले हुए। कई हवाई अड्डे भी अमेरिकी सेना ने नष्ट कर दिए। बंदरगाहों पर भी हमला हुआ। ईरान अब यह जान चुका है कि अमेरिका के पास ऐसा कोई टारगेट नहीं बचा जिसे वो हिट न कर चुका हो, इसलिए वो इस चिंता से मुक्त है कि अब अमेरिका क्या करेगा। इसके बाद अमेरिका के पास महज दो विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प ग्राउंड ऑपरेशन का है, जबकि दूसरा विकल्प बेहद ज्यादा डराने वाला है, जिसमें अमेरिका ईरान पर एटम बॉम्ब गिरा सकता है। ईरान जानता है कि ट्रंप पहले विकल्प के लिए हरी झंडी शायद ही देंगे, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन का मतलब होगा अमेरिकी सेना का लंबी जंग में फंसना। इसमें अमेरिका के हजारों सैनिक मारे जाएंगे। जबकि दूसरा विकल्प ट्रंप के लिए चुनना बेहद ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ईरान ने एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, जो किसी भी देश को उस पर परमाणु हमले करने से रोकता है। ऐसे में ईरान पर एटमी हमला करना गैर कानूनी होगा। एनपीटी के तहत अमेरिका ने गैर परमाणु देशों पर एटमी हमले नहीं करने का आश्वासन दिया हुआ है, जिसे ट्रंप ने तोड़ा तो अमेरिका बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। वो दुनिया भर में अपनी विश्वसनीयता हमेशा के लिए खो देगा, जिसे दोबारा हासिल नहीं किया जा सकेगा। यही वजह है कि ईरान अब पूरी तरह भय मुक्त हो चुका है। ईरान ने वार्ता से इनकार करने की वजह ट्रंप की बेतुकी मांगे, अवास्तविक उम्मीदें, लगातार बदलता रुख, विरोधाभासी बयान और हॉर्मुज में नाकाबंदी को बताया है। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि उसे अमेरिका पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की सफलता पर अमेरिका में ही सवाल उठने लगे हैं, और इसकी वजह है पेंटागन की एक खुफिया रिपोर्ट जो ट्रंप प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े करती है। दरअसल ट्रंप प्रशासन का दावा है कि उसने ईरान की 90% बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता खत्म कर दी है, तबाह कर दी है, जबकि पेंटागन की रिपोर्ट में दावा है कि मिसाइलों का बड़ा जखीरा ईरान के पास मौजूद है। ड्रोन को लेकर दावा था कि 70% ड्रोन जखीरा खत्म हो गया, जबकि पेंटागन की रिपोर्ट इसका भी खंडन करती है। बात ईरानी एयरफोर्स की करें तो ट्रंप प्रशासन का दावा था कि ईरानी एयरफोर्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, जबकि पेंटागन की रिपोर्ट में दावा है कि काफी हुआ है, लेकिन एयरफोर्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, यह नहीं कहा जा सकता। ईरानी नौसेना की बात करें तो इसे भी ट्रंप प्रशासन ने पूरी तरह से तबाह करने की बात कही थी। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरानी नौसेना अब भी क्षेत्र में बड़ी शक्ति है। अमेरिका हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में होने की बात कह रहा है, जबकि रिपोर्ट में हॉर्मुज के लिए अब भी ईरान को बड़ा खतरा बताया गया है। इजराइल और अमेरिका के डिप्लोमेट्स ने कहा था कि वर्तमान तंत्र पुराने तंत्र से ज्यादा कट्टर और गैर राजनीतिक है। वो वार्ता में नहीं, मरो या मारो में विश्वास रखता है। यानी ट्रंप का अली खामनेई की हत्या का प्लान अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपमान का आधार बनने की ओर बढ़ रहा है। तो एक तरफ ट्रंप सीज फायर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ समुद्र में पूरा सैन्य दबाव बना रहे हैं, यानी बातचीत भी जारी है और घेराबंदी भी। इधर नेतन्याहू भी ईरान के मिसाइल ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के लिए तैयार बैठे हैं, और उधर तेहरान ने भी साफ कर दिया है कि उंगली ट्रिगर पर है और टारगेट अरब के देश हैं। यानी अब खाड़ी का पूरा इलाका खतरे में। तेल, गैस, पानी, बिजली सब कुछ निशाने पर आ सकता है। अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों देशों के लिए अब यह संघर्ष नाक और साख का सवाल बन गया है, जिसपे ट्रंप की धमकियां झूठी साबित हो रही। और अब ट्रंप की प्रेशर डिप्लोमेसी को समझिए। एक तरफ बातचीत के लिए दबाव और दूसरी तरफ ईरान आसपास समुद्र में अमेरिका का घेरा लगातार कसता जा रहा है। यूएसएस फोर्ड, यूएसएस बुश और यूएसएस अब्राहम लिंकन, यानी एक या दो नहीं, अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की घेराबंदी में तैनात हैं। ऊपर आसमान में P-8 पोसाइडन जेट से लंबी दूरी तक निगरानी की जा रही है।
KC-135 के जरिए उसे हवा में ही ईंधन दिया जा रहा है। ऑर्डर मिलते ही हमले की पूरी तैयारी है। इसके साथ ही अमेरिका का MQ-9B ड्रोन नेटवर्क समंदर के ऊपर और नीचे हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। दबाव के लिए ट्रंप का सबसे बड़ा कदम है ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी, यानी ईरान को समुद्री रास्तों से अलग करने की कोशिश। ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स देख लिया आपने, अब बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीति देखिए। नेतन्याहू के सर्जिकल मिशन में इस बार पहला निशाना ईरान की मिसाइल फैक्ट्री है, यानी इस बार इजराइल के फाइटर जेट से पहला हमला ईरान के मिसाइल ठिकानों पर होगा। वो जगह जहां खुर्रम शहर 4, फतेह 110 और खैबर शिकन जैसी मिसाइलें तैयार होती हैं। इसके बाद दूसरा हमला होगा इन मिसाइलों की लॉन्च साइट्स और हथियार डिपो पर, ताकि मिसाइलों को दागने और स्टोर करने की क्षमता खत्म की जा सके। इसके बाद तीसरे चरण में ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला होगा, यानी अब तक ईरान के जिन ठिकानों पर इजराइल सबसे पहले हमला करता था, अब वहां हमला सबसे आखिर में होगा। और यह सब तब होगा जब इजराइल को हमला करने का ग्रीन सिग्नल मिलेगा, और वो सिग्नल देंगे ट्रंप। लेकिन क्या ट्रंप वाकई ईरान पर हमला करने वाले हैं, या वो सिर्फ धमकी देकर दबाव बना रहे हैं? नेतन्याहू साफ साफ कह चुके हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से ज्यादा तत्काल खतरा उसकी मिसाइल क्षमता है, क्योंकि परमाणु हथियार बनने में समय लगता है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलें अभी शहरों पर गिर सकती हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी वायुसेना को पहले ही अलर्ट पर रख दिया है और पायलटों को लंबे समय तक ऑपरेशन के लिए तैयार रहने को कहा गया है, जिसका सीधा मतलब है कि अगर हमला शुरू हुआ तो इस बार वो सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक जैसा छोटा या सीमित नहीं होगा, बल्कि इस बार लंबा और आर पार का युद्ध होगा। और अब देखिए ईरान की नई टारगेट लिस्ट। ईरान के हमले अब सिर्फ अरब के अमेरिकी बेस पर ही नहीं होंगे। सबसे पहले अरब के तेल ठिकानों पर हमला हो सकता है, जिससे पूरे अरब की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। इसके बाद तेल रिफाइनरी, फिर गैस प्लांट, और फिर निशाने पर होंगे अरब के डिसैलिनेशन प्लांट। इसके बाद पावर ग्रिड यानी बिजली की आपूर्ति का पूरा नेटवर्क, और आखिर में समंदर, जहां कार्गो जहाज भी ईरान के निशाने पर हैं। IRGC के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर सैयद मजीद मौसवी ने चेतावनी दी है कि अगर दक्षिण के पड़ोसी देशों की जमीन या सुविधाओं का उपयोग ईरान पर हमले के लिए किया गया तो वो मध्य पूर्व में तेल उत्पादन को भूल जाए। सबसे बड़ा खतरा डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले का है, क्योंकि खाड़ी के कई देशों में पीने का पानी समुद्री पानी को साफ करके ही मिलता है। सऊदी अरब में लगभग 70% पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। यूएई में ये निर्भरता और ज्यादा है, करीब 90%। कतर में भी लगभग 90% पानी समुद्री पानी को साफ करके बनाया जाता है, और बहरीन में भी स्थिति लगभग यही है। यहाँ भी करीब 90% पानी डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर है। यानी अगर इन प्लांट्स पर हमले शुरू होते हैं तो तेल से अरबों डॉलर कमाने वाले ये देश अचानक पानी के संकट में फंस जाएंगे।